गोल्डन नियम नंबर 3, जाति का अभ्यास कभी नहीं। कभी अगर आपने ध्यान दिया हो तो बुद्ध की जाति क्या है, बुद्ध की जाति के बारे में अगर आप सोचोगे तो आपको ढूंढे से भी बुद्ध की जाति नहीं मिलेगी। अगर आप सम्राट अशोक की जाति ढूंढोगे, नहीं मिलेगी। कोई बताएगा तो यही बताएगा कि शाक्य वंश के थे या मौर्य वंश के थे, मतलब गोत्र बताएगा, वंश बताएगा कि किस लाइनेज के थे, कहां से परिवार चल रहा था, पर जाति नहीं बता सकता। अगर आप काल्पनिक पात्र, जितने भी काल्पनिक किताबों के अंदर जो काल्पनिक पात्र दिए हैं, अगर वो काल्पनिक कहानी पढ़ोगे तो किसी भी काल्पनिक कहानी में काल्पनिक पात्र की कोई जाति जो आज के समय अभ्यास में और प्रैक्टिस में पूरे देश में चलती है, उसकी बात अभी मैं कर रहा हूं यहां पर, तो किसी भी काल्पनिक पात्र की कोई भी जाति आज के समय की आपको नहीं मिलेगी। अगर आप जाति का और ज्यादा गहन अध्ययन करना चाहेंगे तो आप देखेंगे कि जितने भी काल्पनिक देवी देवता हैं, जितने भी पूजनीय है, जितने भी आदरणीय है, या जिनकी महिमा मंडित होती है, उसमें से किसी की भी जाति का जिक्र या उनकी जाति या उनकी जहां से काल्पनिक कथाएं आई हैं उनमें जाति नहीं मिलेगी। तो जाति का जिक्र उनका मिलता नहीं, और जाति पूरे के पूरे भारत में आज के समय अभ्यास में है, और यहां से बाहर जाते हैं तो भी लोग उसका अभ्यास करते हैं अगर वो करना चाहें तो, क्योंकि जिनको फायदा होता है वो अभ्यास करते हैं, और जिनका फायदा नहीं होता, नुकसान नहीं होता, वो कहते हैं जाति का अभ्यास कभी नहीं। तो जाति का जो शब्द है, या जाति क्या है या जात क्या है, इसके बारे में ज्यादा जानकारी लोग रखते नहीं, जबकि इसका इस्तेमाल और इसका अभ्यास खूब करते हैं। ये एक बड़े ही कमाल की बात है कि अगर आप किसी से पूछोगे कि आपकी जाति क्या है, तो वो झट से बता देगा बिना सोचे समझे, मेरी जाति ये है, जैसे वो रटी हुई हो। पर उससे ये पूछेंगे कि ये जाति कहां से आई, कैसे आई, क्या इसका मतलब है, तो वो कुछ नहीं बता पाएगा। और भारत के अंदर कुछ लोगों की जाति होती है और कुछ लोगों की जाति नहीं होती। ऐसा भी नहीं है कि हर व्यक्ति की जाति होती है। जो जाति हम प्रैक्टिस में लाते हैं वो भारत में हर व्यक्ति की जाति नहीं है। कुछ व्यक्तियों की जाति नहीं है और कुछ व्यक्तियों की जातियां हैं। ये भी एक बड़ा सवाल है जिस पर कोई ध्यान नहीं देता कि कुछ लोगों की जाति क्यों नहीं है और कुछ लोगों की जाति क्यों है, क्योंकि सोचते नहीं, और बिना सोचे समझे जाति को कमर पे चिपकाए, छाती से चिपकाए, माथे पे चिपकाए घूमते रहते हैं, उसका गुणगान करते रहते हैं, उसका अवगान करते रहते हैं। जात का जो शब्द मिलता है या जाति का शब्द मिलता है, वो मिलता है त्रिपिटक के अंदर बुद्ध के वचनों के द्वारा। जब बुद्ध कहते हैं जाति दुखा, जरा दुखा, व्याधि दुखा, मरणं दुखा, वहां जो जाति का संबंध लगाया जाता है और बताया जाता है, और जो बुद्धिस्ट ज्ञानी है वो बताते हैं, जो नॉर्मल ज्ञानी है बुद्ध के या त्रिपिटक के, वो कहते हैं कि बुद्ध ये कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति का व्याधि यानी कि बीमारी दुख है, किसी व्यक्ति का जरा यानी बुढ़ापा दुख है, किसी व्यक्ति का मरणं यानी मरना दुख है, और इसी के साथ ये कहते हैं कि किसी का पैदा होना यानी जाति माने पैदा होना, उत्पन्न होना दुख है। ये साधारण लाइन सब लोग बताते हैं, ये साधारण लाइन है, ये ध्यान रखना, क्योंकि मैंने अभी तक आपको सिर्फ साधारण लाइन बताई है, पर बुद्ध ये नहीं बता रहे। यहां जाति से मतलब मनुष्य का जन्म लेना, या मरणं का मतलब मनुष्य का मरना, या व्याधि का मतलब जो मनुष्य के जीवन में व्याधि आती हैं, बीमारी आती हैं, रुकावट आती हैं उसका, या
जो बुढ़ापा आता है यानी जड़ अवस्था में पहुंचती हैं, उसका शरीर से कोई लेना देना नहीं है। बुद्ध जो यहां बात कर रहे हैं वो जो शरीर में राग और द्वेष और मोह मूर्ता की जो वेदनाएं पैदा होती हैं, जो वेदनाओं की उत्पत्ति होती है, जो वेदनाएं उत्पन्न हो रही हैं, उनकी बात कर रहे हैं। वो शरीर की बात नहीं कर रहे। वो कहते हैं कि शरीर के अंदर राग का पैदा होना, राग मतलब किसी चीज को चाहिए चाहिए चाहिए, चाहे वो सेक्स है, चाहे वो पैसा है, चाहे वो जमीन है, चाहे वो इज्जत है, चाहे कुछ भी चीज है जो आपको चाहिए चाहिए चाहिए, चाहे खाना है, भोजन है। यानी जो 5 हमारी इंद्रियां होती हैं, जो हमारी जीवा है, नाक है, आंख है, कान है, त्वचा है और हमारा मन है छठा, वो उनकी वेदनाएं जो उनके अंदर चाहने की भावना आती है उसकी उत्पत्ति के बारे में करें कि इसकी उत्पत्ति, इसकी जाति होना दुख है। और वो कहते हैं कि इसकी बाधा जो होती है कि कभी आई कभी गई, वो भी दुख है। और वो कहते हैं कि इसका मरना भी दुख है। और वो कहते हैं कि इसका जड़ होना यानी कि क्षय होना भी दुख है। हर चीज में दुख आता है जब राग की और द्वेष की वेदनाएं आती हैं और जाती हैं। वो जाते समय भी दुख देती हैं और आते समय भी दुख देती हैं। उसके बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि पाली के अंदर 4 शब्द चलते हैं पुराने समय बुद्ध की भाषा में। जब बच्चा पैदा होता है और पैदा करने वाली होती है तो उसको बोलते हैं जननी, जननी बोलते हैं। और पिता को बोलते हैं जनक। यानी जो जीव दोनों नर और मादा होते हैं उनको जनक और जननी बोलते हैं। और भी कई शब्द हैं माता के लिए। और वहां से जो जन्म होता है, जो जनन होता है, जो प्रजनन होता है, जो जनित होता है, जो जनितवा होता है, वो जनित से बहुत सारे शब्द मिले हैं। उससे जन्म शब्द भी बना है जो हम बाद में कहते हैं जन्म है। तो वो जनित से बने हुए हैं। यानी कि हमारा जब जन्म होता है, जनित होता है, तो उसको जननी, जननी, जनक ये सब मिलकर करते हैं। और जो चीज पैदा होती है उसको जंतु बोलते हैं। जंतु, जंतु यानी जो बच्चा है, चाहे वो जीव का है, क्योंकि जंतु का मतलब साधारण भाषा में जीव है, तो जंतु बोलते हैं। जो रिजल्ट आया, जो परिणाम आया, यानी माता ने जो जनित किया है, जो पैदा किया है, जिसको जन्म दिया है, वो जो बच्चा है, शिशु है, चाहे किसी का भी, उसको जंतु बोलते हैं। इसीलिए कहते हैं जीव जंतु। और जन्म से संबंधित कोई अगर जानकारी लेनी है या देनी है तो पाली में उसको जच्चा बोलते हैं। जच्चा यानी जच्चा का मतलब जन्म से संबंधित। ये जच्चा और जो जनित और जनितवा और जननी और जनक, ये दोनों शब्द जीवों के जन्म से संबंधित है। पर जात शब्द जो है और जाति शब्द है, ये वेदनाओं के पैदा होने से है। यानी कि जो सेंसेशन बॉडी के अंदर होते हैं, भाव होते हैं, उनके पैदा और उनके खत्म होने से मतलब है। तो हम बोलते हैं जातक कथा। तो जातक कथा मतलब शरीर के अंदर वेदनाओं की, राग द्वेष की जो हमारी वेदनाएं हैं उनकी कथाएं। भाड़क बताया करते थे इसको, जातक कथाएं। तो जातक बोलते हैं, जात बोलते हैं, जाति बोलते हैं। तो जाति खेत भी होता है, यानी कि जहां वेदनाएं पैदा होती हैं उसको जाति खेत बोलते हैं। जाति से बहुत है, जातिद्ध होता है, जातिद्ध इंद्री होता है। जात और जाति के सैकड़ों शब्द हैं पाली के अंदर, पर वो वेदनाओं से संबंधित है, वो जन्म से संबंधित नहीं है। इसलिए कोई व्यक्ति अगर ये कहता है कि जाति का मतलब पाली के अंदर ये वाली जाति है, ये वाली जाति नहीं है। क्योंकि जात और जाति का जो अर्थ है वहां पर वो है उत्पन्न होना, पैदा होना। यानी कि वेदनाओं का शरीर के अंदर जो बार बार सेंसेशन आते हैं, जो वेदनाएं आती हैं, जो भाव आते हैं, उनका उत्पत्ति होना, उनका पैदा होना, उसको जात और जाति बोला गया है। दोनों का मतलब एक है। और उसकी कथाएं हैं जिनको जातक कथा बोलते हैं। और इसमें कोई नर और नारी का नाम नहीं है, यानी कि ये मेल और फीमेल से पैदा नहीं होती हैं। ये बहुत सारे कारणों से होती हैं। उन कारणों का जिक्र जाति के साथ में लगातार और जात के साथ में दिया हुआ है। तो उस शब्द का मतलब आज के जो सिस्टम है, जिसको कास्ट सिस्टम बोलते हैं, जात सिस्टम बोलते हैं, इससे नहीं है। कम्मंत एक शब्द है, कम्मंत। अगर हम किसी से ये पूछते हैं तुम्हारा काम क्या है, तो आज हम साधारण पूछते हैं कि तुम्हारा काम क्या है। पर कारोबार क्या है, काम क्या है, पेशा क्या है, इसको पाली में बोलते हैं कम्मंत, यानी अंतिम कार्य।
अंतिम कार्य मतलब पेशा, कारोबार। तो कम्मंत पूछते हैं, कम्मंत, तो आदमी कम्मंत के जवाब में कहता है मैं कुंभकार हूं, मैं चम्मकार हूं, मैं यहां घोड़ावान हूं, रथवान हूं, या मैं राजा हूं, या मैं सिपाही हूं, या मैं दरबान हूं। वो कम्मंत के जवाब में अपने पेशे को बताता है कि मैं इस पेशे का हूं। तो वो जो पेशा बताता है वो जाति नहीं है, क्योंकि जाति है भावना जो अंदर आ रही है, और जो पेशा बता रहा है, कारोबार बता रहा है, जो बिजनेस बता रहा है, वो कम्मंत में आता है। तो आप अगर ध्यान दोगे और अच्छी तरह से जानोगे तो आप ये पाओगे कि भारत में कुछ लोगों का पेशा है और कुछ लोगों का पेशा ही नहीं है, यानी उनका काम ही नहीं है। इसलिए जो व्यक्ति जो काम करता है, बाद में उसको कम्मंत कहने की बजाय कि इसका कम्मंत ये है या उसका कम्मंत ये है, उसकी उत्पत्ति क्या है, वो क्या उत्पन्न करता है। तो जाति जो शब्द उत्पन्न के लिए आता था, वो जाति उसकी कम्मंत के लिए इस्तेमाल होने लगा, शब्द बदल गया। और हम ये पूछने लगे कि आपकी उत्पन्नता क्या है, आप क्या उत्पन्न करते हो। तो जात और जाति, जो राग द्वेष उत्पन्न होते थे, हम राग द्वेष के उत्पन्न के बारे में बात करते थे, वो राग द्वेष के साथ ना होके कम्मंत के साथ आगे, काम के साथ आगे। यानी हम काम की उत्पत्ति क्या है, काम क्या है, उसके बारे में पूछने लगे। और जाति जो उत्पन्नता का शब्द था या जात था, वो काम के साथ में जुड़ गया, क्योंकि लोग बुद्ध की जो धम्म की जितनी भी जानकारी थी उसको भूल गए। तो ये भूल गए कि जाति का मतलब हम जो राग द्वेष है उससे उत्पन्न भावनाओं के बारे में, वेदों के बारे में पूछते थे, वो खत्म होके काम के बारे में आ गया। इसलिए भारत के अंदर जो लोग जो काम करते थे उनको उसी काम के नाम से जाने लगे और कम्मंत की बजाय जाति बोलने लगे। जैसे कोई अगर किसान है तो उसको बोलते थे जाति कस्सक। जाति कस्सक मतलब किसानी का काम, खेती का काम उत्पन्न करता है। या जैसे शिकारी है, कोई शिकार करता है तो उसको शिकारी बोलने लगे। या कोई केवट है तो केवट बोलने लगे, यानी जाति केवट। कोई आदमी अगर धीर बढ़ई का काम करता है तो उसको जाति उसकी बढ़ई हो गई। कोई आदमी चम का काम करता है तो उसकी जाति चमकार हो गई। काम के आधार पर हम जातियां बोलने लगे और जातियां वहां से आने लगी। जब तक काम के आधार पे हम किसी को बोलते थे कोई दिक्कत नहीं थी। आज भी हम काम के आधार पर बोलते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं, कहते ये हलवाई है। पहले हलवाई नहीं हुआ करते थे क्योंकि दुकानें वगैरह होती नहीं थी, पर आज की डेट में हलवाई भी होता है। पहले नाई नहीं हुआ करते थे क्योंकि सारे लोग अपने बाल करते, पर केस कब तक होते थे। अभी नाई भी हैं, अभी कपड़े धोने वाले भी हैं, अभी सफाई वाले भी हैं, अभी साइकिल चलाने वाले भी हैं, अभी टैक्सी ड्राइवर भी हैं, अभी हवाई जहाज के ड्राइवर भी हैं, अभी तोप के ड्राइवर भी हैं, अभी रेडियो चलाने वाले ऑपरेटर भी हैं, अभी जॉकी भी हैं, अभी डांसर भी हैं, अभी फोटोग्राफर भी हैं, अभी कंप्यूटर ऑपरेटर भी हैं। और अब लेटेस्ट और भी चीजें आने वाली हैं जो रोबोट चलाने वाले हैं। रोबोट के ड्राइवर भी आने वाले हैं, या ड्रोन के ड्राइवर आने वाले हैं। ये सारी चीजें अब काम के हिसाब से बढ़ रही हैं, पर आज हम इनको जाति के नाम से नहीं बुलाते। गड़बड़ कहाँ हुई है और गड़बड़ को हमने कैसे एक्सेप्ट कर लिया, अगर वो समझ में आ जाएगा तो जाति का अभ्यास खत्म हो जाएगा। जो व्यक्ति पावरफुल होते हैं, जो व्यक्ति ताकतवर होते हैं, जो व्यक्ति झुंड में रहते हैं, उनको सब लोग इज्जत से बोलते हैं। उनको कोई नीचा नहीं बोलता, क्योंकि वो खा जाएंगे, वो आपको मार देंगे। आप उनके सामने अगर जाओगे तो आपको तमीज से बात करनी पड़ेगी, चाहे बेशक उन्होंने आपका कितना भी नुकसान किया है। आप उनको अभी तभी नहीं बोल सकते। पर जो व्यक्ति अकेला है और उसके सामने आप जाते हो, तो बेशक उसने कितना भी आपका फायदा किया है, आपका मन करे तो आप अभी तभी बोल सकते हो, क्योंकि आप ताकत में या समूह में उससे ज्यादा हो। तो जब तक हम इकट्ठे रहे और जब तक हम संघ में रहे, तब तक ये जातियां उत्पन्न नहीं हो पाई जो आज के समय गालियां हैं। ये नाम नहीं उत्पन्न हो पाए जो आज के समय गालियां हैं। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि हमारे काम को और हमारे पैसे को नीच और ऊंचा कह सके, ना ऊंचा या नीचा। किसी माई के लाल की ताकत नहीं थी। पर जो लोग जिनका कम्मंत यानी काम सिर्फ याचना था, याचक थे, जो याचना करते थे और जो सिर्फ मांग के खाते थे,
उनका कम्मंत ही वो था मांग के खाने का, वो व्यक्ति संघ बना गए और मांग के खाने वालों ने कमा के खाने वालों पे रूल करना शुरू कर दिया। और रूल करने के उन्होंने जो गुण अपनाए वो तोड़ने के गुण अपनाए कि इनको तोड़ा जाए। और तोड़ने का जो काम उन्होंने किया वो ठीक ऐसे काम किया जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, साल का 1.5 साल का, उसको नहीं पता कि जब वो पोटी करता है, लेट्रिन करता है, जब वो टट्टी करता है कि टट्टी खराब चीज है या अच्छी चीज है। अगर आप उसके सामने अच्छी अच्छी अरे गंदी चीज और मुंह बना के बार बार नहीं कहोगे, तब तक उसको ये एहसास नहीं होता कि जो मेरे घर वाले हैं जो मुझे बार बार बता रहे हैं कि ये अच्छी चीज है या खराब चीज है। वो लेट्रिन में हाथ डाल देगा, हाथ सान लेगा, उसको कोई मतलब नहीं है, उसके लिए लेट्रिन एक मटेरियल है। पर उसके माँ बाप को ये पता है कि ये लेट्रिन बदबू देती है, बदबूदार है, इसमें बदबू आती है, ये अच्छी चीज नहीं है, इसलिए वो उसको बार बार कहते हैं ये गंदी चीज है। उसके मन में ये डालते हैं कि ये गंदी चीज है, ये गंदी चीज है। और थोड़े समय बाद वो बच्चा जैसे 2 साल का होता है वो समझ जाता है कि ये लेट्रिन गंदी चीज है, तो वो भी उससे दूर भागता है और जीवन भर के लिए वो लेट्रिन को अच्छी अच्छी खराब 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 बोलता रहता है और बदबूदार बोल के चेहरा खराब करता रहता है। ना केवल अपनी लेट्रिन से, बाकी दूसरों की जो लेट्रिन है उनको भी देख के उसका मुंह खराब होना शुरू हो जाता है। तो ये उसके मन में जो बात डाली गई है, लेट्रिन खराब और अच्छी नहीं होती, लेट्रिन लेट्रिन होती है, पर उसका बदबूदार और उसका सिस्टम देख के जो मन में डाला गया है उसको खराब, और जो कोई खुशबूदार चीज है उसको अच्छा। जबकि बच्चे को नहीं पता कि ये खुशबूदार चीज है, पर उसको कहते हैं ये अच्छा है, ये अच्छा है। तब उसको पता चलता है कि अच्छा क्या है, ये खराब क्या है। ठीक वैसे ही जब हमको तोड़ा गया तो हमारे काम के आधार को खराब और अच्छा बता के तोड़ा गया। हम सारे काम करते थे, पर वर्ग भेद में जब बार बार मन में ये डाला गया कि ये काम खराब है, ये काम अच्छा है, ये काम खराब है, ये काम अच्छा है, वो बात हमारे मन में डाल दी गई। और आज के समय जो सफाई का काम करता है उसको हम पूरा ही गंदा मान लेते हैं, क्योंकि हमारे मन में डाला हुआ है। जो चमड़े का काम करता है, चमड़ा काटता है, उसको पूरा ही गंदा मान लेते हैं कि ये गंदा काम है, ये व्यक्ति भी गंदा है। जो व्यक्ति खेती किसानी का काम करता है जंगल में, उसको हम गंदा मान लेते हैं कि ये अच्छा काम नहीं कर रहा है, ये गंदी का काम है। जो व्यक्ति साफ सफाई का काम फैक्ट्री में करता है उसको गंदा मान लेते हैं। और जो व्यक्ति कपड़े का काम करता है, पढ़ाने का काम करता है, सोने का काम करता है, उसको अच्छा मान लेते हैं। और जो व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा है, खाली किसी जगह जाके बैठा हुआ है और धूप बत्ती अगरबत्ती जला के बैठा है, उसको दिमाग में डाल दिया कि ये सबसे अच्छा है, नहा धो के बैठा हुआ है। तो वहां से छोटा बड़ा डेवलप किया गया और छोटे बड़े का सिस्टम डाल के लोगों को आपस में छोटा बड़ा करके अलग किया गया। छोटा बड़े के साथ नहीं जाता, बड़ा छोटे के साथ नहीं जाता। पर यह सिस्टम कितना छोटा है कितना बड़ा है कोई नहीं बता सकता, क्योंकि ये सिर्फ सिस्टम बनाया गया ताकि हमारा झगड़ा आपस में लगे और हम अपने रिसोर्सेस को उसको दे आए। तो हर एक व्यक्ति सबसे ऊंचे वाले को खुश करने के लिए देता रहता है, और हर एक व्यक्ति खुश है कि मेरे नीचे कुछ है, मेरे नीचे कुछ है, पर ये नहीं समझता कि उसके ऊपर भी कुछ है, उसके ऊपर भी कुछ है, और ना किसी के नीचे कोई था और ना किसी के ऊपर कोई था। तो वहां से ये सिस्टम डेवलप हुआ। और ये सिस्टम ज्यादा पुराना नहीं है, क्योंकि पुराने समय में अगर आप ध्यान दोगे तो जितने भी पेशे हैं, रोजगार हैं, यानी कम्मंत हैं, वो कम्मंत उस समय भी वैसे थे जैसे आज है। जैसे आज हम कहते हैं डॉक्टर एक पेशा है, वैद्य एक पेशा है, तो डॉक्टर और वैद्य जो पेशा है उसमें हम नर नारी नहीं लगाते। अगर कोई महिला है डॉक्टर है तो उसको भी कहते हैं महिला डॉक्टर है, और कोई अगर नर डॉक्टर है तो उसको भी कहते हैं नर डॉक्टर है। तो नर पेशा ना मेल है ना फीमेल है। पेशा जो है, जो बिजनेस है, जो वर्क है, जो कम्मंत है, वो न्यूट्रल है, यानी कि वो दोनों के लिए सेम है। कोई अफसर होता है ऑफिस के अंदर, तो चाहे वो महिला है, चाहे वो नर है, चाहे वो नारी है, दोनों ही केस में वो अफसर होती है या अफसर होता है। तो हम ये नहीं कहते कि ये अफसर फीमेल हो गई, ये अफसर मेल हो गया। अफसर अफसर है। अगर कोई डिप्टी कमिश्नर है तो नर हो या नारी बैठी हो, वो डिप्टी कमिश्नर ही होता है, यानी वो उसका पेशा है। कोई अगर इंजीनियर है तो उसका पेशा है तो इंजीनियर ही है, चाहे वो नर है नारी है। वैसे ही अगर कोई सक्का का काम करता था, यानी कि पानी को लाके भरने का काम करता था, तो वो नर हो या नारी हो, वो काम सक्का ही था। कोई अगर चमकार है तो चमकार नर करे या नारी करे, काम चमकार था। यानी पेशा जो था वो ना नर था ना नारी था, वो न्यूट्रल था।
व्यक्ति कोई भी करे, चाहे नर करे या नारी करे। इसका मतलब ये हुआ कि जो आज के समय, जो बात के समय ये बनाया गया कि पेशा नारी का अलग है, नर का अलग है, जैसे कहते हैं कुम्हार और कुम्हारी, ये आज की भाषा है। उस समय जो बर्तन बनाता था उसको कुंभकार बोला करते थे, बस वो कुंभकार के अलावा कुछ नहीं होता था। तो पेशा जो होता है यानी कर्मकार जो होता है वो जात नहीं होती, वो सिर्फ कर्मकार, उसका बिजनेस, उसका व्यवसाय होता है। पर ये धीरे धीरे सिस्टम जो आज के समय ला दिया गया, उस समय काम के आधार पे उसको सीढ़ी बना के हमारे सामने लाया गया और हमें आपस में ये एहसास कराया गया कि ये छोटा और ये बड़ा, ये छोटा बड़ा, और फिर हमारे ही उस पैसे के तहत में लोगों को बंद कर दिया गया और कहा कि आपने शादियां भी इसी में करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा फायदा होगा, ऐसा करके समझाया गया। तुम्हारे पैसे का है, वो तुम्हारे पैसे की है, शादी करेंगे पैसा बढ़ेगा। तब तक तो ये फायदेमंद था, पर अगर जब ये गोलबंदी हो गई और सब लोग इसी के अंदर हो गए तो ये छोटा घेरा बन गया और हमारा जो बड़ा संघ है वो टूटता चला गया और हमको पता नहीं चली कि हमने कब अपने आप अपने सिस्टम को तोड़ दिया और कब हम छोटे छोटे दायरों में बंद गए, छोटे छोटे सर्कलों में बंद गए और उसी के अंदर आ गए। पैसा खत्म हो गया हमारा, यानी कि जो सरकारी कर्मचारी है अब उसकी जो जात है वो सरकारी कर्मचारी होनी चाहिए। जो व्यक्ति सेना में भर्ती है उसकी काम अब उसकी जो जात है वो सैनिक होनी चाहिए। जो व्यक्ति एमपी एमएलए बन गए उनकी जात राजा की होनी चाहिए, उनकी जाति राजा की होनी चाहिए। और जो व्यक्ति डॉक्टर इंजीनियर बन गए उनकी जातियां डॉक्टर इंजीनियर होनी चाहिए। उस पैसे, उस कम्मंद के हिसाब से, पर सिस्टम हाथ से निकल गया। जो काम से जातियां आरंभ हुई थी, काम की पहचान से जातियां आरंभ हुई थी, वो जड़ हो गई, वो जड़ कर दी गई। व्यक्ति कुछ भी काम करे, कुछ भी पढ़े, कुछ भी लिखे, कितना ही बड़ा बने, विदेश जाए, देश जाए, कुछ भी करे, पर वो जो घेरा बना दिया हमारा, जो हमारी बाउंड्री बना दी, उसकी इतनी एक्सेप्टेंस करा दी, उसकी इतनी मान्यता करा दी कि वो पीछा नहीं छोड़ती। और उसकी एक्सेप्टेंस क्यों कराई गई, क्यों उसको जबरदस्ती मान्यता दिलाई गई? क्योंकि अगर उसकी मान्यता मजबूत नहीं की गई तो जाति का लाभ ऊपर वाले को नहीं मिलेगा। और सबसे मजेदार बात यह है कि सबसे ज्यादा लाभ वो ले रहा है जिसकी जाति नहीं, जिसकी कोई कास्ट नहीं। यानी जो मांगते थे पहले लोग, जो भिखारी थे, जो याचक थे, जो कुछ काम नहीं करते थे, जिनका कोई पेशा नहीं था, उनकी कोई जाति नहीं बन पाई। क्योंकि जातियां पैसे के आधार पर बनी, पर जब कोई काम ही ना करे, मंगते का करे, तो वो भिखारी की जाति उनकी जो थी उन्होंने वो स्वीकार नहीं करी और उन्होंने बड़े अच्छे षड्यंत्र से अपने आप को जाति विहीन रखा और सारी जातियों के ऊपर अपने आप को एस्टैब्लिश करके और सारी जातियों के बेनिफिट को लेते रहे और यहां तक अपने आप को घोषित करते रहे हम सबसे बड़े हैं। क्योंकि अगर वो जाति में आते तो सबसे नीचे आते, क्योंकि मांगते थे तो मांगने का काम सबसे नीच काम है, मांगने का। इसलिए अगर जाति के पैसे में उनका सिस्टम बनता हमारे साथ तो वो सबसे नीचे बनता, पर उन्होंने जानते थे कि हम सबसे नीचे क्यों रहें, इसलिए उन्होंने जातियां बनाई नहीं और अपने आप को ऊपर प्लेस किया। और जाति का जो सीढ़ीदार फायदा है, स्टेप बाय स्टेप का जो फायदा है, वो सबसे ऊपर वही लोग ले रहे हैं। पर कोई इस बात को ध्यान नहीं देता कि भाई इनकी जाति क्यों नहीं है और इनका पेशा पहले क्या था और ये क्या काम करते थे। क्योंकि जिनकी जातियां हैं वो पैसे से आई हैं और जो पेशा करते थे, जो रोजगार करते थे, जो व्यवसाय करते थे, वो लोग यहीं के हैं, वो लोग मांगते नहीं हैं और वो यहाँ के मूल निवासी हैं। ये बात तय होती है। इसलिए लोगों ने बाद में धर्म भी बदले, कुछ मुस्लिम हो गए, कुछ ईसाई हो गए, कुछ सिख हो गए, कुछ अलग तरह की उसमें चले गए, पर सबके साथ जातियां गईं। इसलिए भारत में लोग कहते हैं जाति पीछा नहीं छोड़ती, जाति जाति नहीं, मरते मरते भी नहीं जाती। ये नहीं जाएगी और इसको जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपके भारतीय होने की, ये आपके महाभारतीय होने की, ये आपके बुद्ध से पहले यहाँ का जन्मदाता होने की पहचान है। ये नहीं जा सकती, इसको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये आपका रोजगार है, ये आपकी गारंटी है। और जो लोगों को, जो लोग यहाँ के थे नहीं और जिनकी कोई रोजगार नहीं था, उनकी कोई जाति नहीं है, उनको जाना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने यहाँ कोई काम नहीं किया, वो सिर्फ मांगते थे। और वो आज भी गर्व से कहते हैं कि हम तो मांगते हैं, उनकी सारी कहानियां कहती कि हम तो मांगते हैं। इसलिए जातियों का अभ्यास खराब है, जाति की जानकारी खराब नहीं है।
आप जाति की जानकारी रखो। तो जाति की जानकारी रखने के लिए आपको थोड़ा गहन चिंतन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। कुछ नहीं, इसका कोई पैसा नहीं लगता। आप ये सोचिए कि जो जाति आपके माथे पे चिपकी हुई है, जिसको आप झट बता देते हो आंख बंद करके, वो बेसिकली आई कहां से है। तो आप पाओगे कि ये जो जाति है, आपके रिश्तेदार ने, आपकी माता ने, आपके पिता ने, आपके भाई ने, आपकी बहन ने, आसपास के लोगों ने इसको इंट्रोड्यूस कराया है। उन्होंने बताया है कि आपकी जाति क्या है, और वो जाति कहां से आई है ये किसी ने नहीं बताया, क्योंकि उनको भी नहीं पता कि ये जाति का सिस्टम कैसे डेवलप हुआ, इसके क्या है, क्या क्या परिणाम है, क्या दुष्परिणाम है, क्या अच्छे परिणाम है, उनको पता नहीं। और किसी ने सोचने की कोशिश भी नहीं की। जब वो बाहर निकलता है तो जो जाति का लाभ उठाते हैं वो सबसे पहले जाति पूछते हैं। ये ठीक ऐसे है जैसे किसी को आपने रुपया उधार दे रखा है, और कोई व्यक्ति जिसको उधार दे रखा है वो आपको मिला, तो सबसे पहले आप उससे कहोगे हाँ भाई पैसे दे, तो उधार ले रखा है तो जितना पैसा होगा दे देगा। वैसे ही जो जाति लेके घूमते हैं वो दूसरे लोगों का उधार लेके घूमते हैं। जैसे ही कोई सामने वाला मिलता है और वो जाति पूछता है तो बड़ी जाति वाला अपना उधार ले लेता है उससे। कैसे उधार लेता है? मॉरली अप हो जाता है वो, और जिसकी जाति छोटी सिस्टम में डेवलप की हुई है वो मॉरली डाउन हो जाता है, आधा दूर उसकी आवाज नहीं निकलती। ये सिस्टम में कौन डालता है? ये सिस्टम में और माइंड में डालते हैं हमारे अड़ोसी पड़ोसी, और खुद वो लोग जो जाति का फायदा उठाते हैं। वो कहते हैं अरे तू तो उस जाति का है, बड़ा बेकार सा मुंह बना के, जैसे बच्चे को कहते हैं अरे तो पोटी है, तो टट्टी है, ऐसा मुंह बना के, तो उसको लगता है कि ये खराब चीज है, ये खराब चीज है। पर उसको सुख देने के लिए कहते हैं अरे तुझसे खराब कोई और भी है, उसके नीचे का स्टेप दिखा देते हैं। तो वो सोचना बंद कर देता है, वो कहता है अच्छा ही तो सिस्टम ही ऐसा है, मेरे नीचे भी है और मैं किसी के नीचे भी हूं, वो सेटिस्फाई हो जाता है। पर वो कभी ये नहीं सोचता कि सिस्टम में सबसे ऊपर कौन है और किसने इसको डेवलप किया है। तो कभी भी कोई भी अपने व्यक्ति, अपने जो चैन होती है, जो अपने जन्म की चैन होती है, जो माता पिता, दादा दादी, परदादा परदादी या जो भी लोग हैं, वो कभी जिरह नहीं करता। और कभी कोई सोचे भी और जिरह भी करे तो उनको पता नहीं होता, और किसी को पता होता है थोड़ा बहुत तो वो थकार के कहता है कि भैया ये तो चलती है ही, ये तो रुकती नहीं। कि ऐसा दायरा और ऐसा सर्कल बना दिया सिस्टम में हमारे दिमाग में कि हम जाति से, सर्कल से, जाति के लोगों से बाहर का सोचते नहीं। और कोई आदमी अगर ये कहता है कि मैं जाति को नहीं मानता, तो वो ये देखे कि जब उसकी जाति का नाम लिया जाता है तो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है या उसका चेहरा खराब हो जाता है, या जब कोई सेम जाति वाला दो बंदे मिलते हैं तो क्या उनको अच्छा लगता है, और जब कोई अपोजिट जाति वाले दो लोग मिलते हैं तो क्या उनको खराब लगता है। ये अच्छा लगना और ये खराब लगना, यही हमारी मौत का कारण है, यही हमारे दिमाग में डाला हुआ है। और इसको खत्म करने के लिए, इसको बिल्कुल तहस नहस करने के लिए प्रयास किए गए, पर वो प्रयास जितने किए गए उससे ये और मजबूत होता है सिस्टम। क्यों मजबूत होता है? इस सिस्टम की खास बात यह है कि आप इसको जितना हटाने की और जितना तोड़ने की कोशिश करोगे उतना ये मजबूत होता है, क्योंकि आप इसको याद करते हो, उसकी प्रैक्टिस करते हो, उसका अभ्यास करते हो। तो आप ना भी अभ्यास करोगे तो भी आपको और लोग जबरदस्ती अभ्यास करवाएंगे जिनको फायदा होता है। तो जो लोग और अभ्यास करवाएंगे वो तो करवाएंगे क्योंकि उनको फायदा लेना है। आपको बार बार जब बाहर निकलोगे तो जो सिस्टम में, प्रैक्टिस में, जाति के में जिसने अपनी बड़ी जाति का सिस्टम कर रखा है या बिना जाति का ऊपर बैठा हुआ है, वो तो बार बार पूछेगा, क्योंकि उसको फायदा होना है। उसे पता है कि इतने दिनों से जो सिस्टम चल रहा है उसका फायदा मिलता है, तो वो अपना फायदा बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। और जो नीचे वाला है उसको समझ में नहीं आता तो दाएं बाएं बोलता है, कहता है पूछने पे हम तो मानव हैं, हम तो ह्यूमन हैं, हमारी कास्ट तो मानवता है, हम तो सबको बराबर मानते हैं। क्योंकि उसे पता है कि जात बताएगा छोटी है तो फिर मेरा मनोबल गिर जाएगा, तो मनोबल बचाने के लिए दाएं बाएं बोलता है। कुछ लोग झूठ बोल जाते हैं, हम तो बड़ी जात के हैं, हम तो फलाना है ढिलाना है, या इसका जिसका लाभ मिल जाता है टेम्परेरी। पर किसी को भी ये नहीं पता कि जाति का सिस्टम कैसे बना, कैसे काम किया। अगर वो पकड़ लेता तो फिर बिना अभ्यास के खत्म कर देता। पुराने समय में अगर आप जाओगे और पीछे की तरफ जाओगे तो समण लोगों की कोई कास्ट सिस्टम नहीं है, कोई जाति वाति नहीं है, कोई नाम नहीं मिलता। त्रिपिटक में 6743 में से एक भी जाति का नाम नहीं मिलता। और अभी जो काल्पनिक कहानियां हैं उन काल्पनिक कहानियों में भी 2, 4, 10, 5 जातियों के नाम मिलते हैं। जो काल्पनिक कहानी है उसमें कोई धोबी का पात्र है, कोई केवट है, कोई बेरी का है,
कोई इस तरह का कोई सूत पुत्र है, इस तरह के छोटे मोटे सिर्फ बने हुए हैं। कोई 6743 नाम नहीं है उसके अंदर। पर ये जो 6743 नाम है, इनमें अधिकतर नाम कॉमन है। अधिकतर नाम कॉमन इसलिए हैं क्योंकि काम ही थोड़े से हैं, पर उनके नाम बदले गए हैं। पूरे भारत में अगर आप सारी जातियों का एक चार्ट बना लोगे और चार्ट बना के ये देखोगे कि भाई इसके अंदर बर्तन बनाने का काम किस किस नाम से होता था, तो आप अलग अलग भाषाओं में पता करोगे कि हजारों आदमी हैं जो कास्ट के नाम से इसमें दर्ज हैं, पर उनका काम सिर्फ बर्तन बनाने का है, यानी कुंभकार है। तो कुंभकार हजारों नामों से आता है। आप ये देखोगे कि भाई ये जो 6743 जातियां हैं, इसमें कपड़ा बनाने वाली जो है वो कितने नामों से है, तो आपको बहुत नामों से उसमें कपड़ा बनाने वाले लोग मिलेंगे। आप देखोगे कि इसमें कपड़ा सिलने वाले कितने लोग हैं, उनके नाम मिलेंगे। आप देखोगे अलग अलग स्टेट में लोहा पीटने वाले कितने नाम है, उनकी कितनी जाति है जिनको लोहार बोलते हैं, उनके नाम मिलेंगे। चमकार कितने हैं, पूरे जो चमड़े से संबंधित काम करते हैं तो उनके नाम मिलेंगे। सफाई वाले कितने लोग हैं तो उनके नाम मिलेंगे। यानी पेशे कम हैं, कमबंद कम है, रोजगार कम है, पर जातियां 6743 हैं। उनमें भेड़ चलाने वाले जो लोग हैं वो अलग अलग नामों से हैं, जानवर चलाने वाले। उनमें जो किसान हैं वो अलग अलग नामों से हैं। उनमें जो बहेलिया है, जो चिड़िया पकड़ते थे या शिकार करते थे, वो अलग अलग नामों से मिलते हैं। पर पेशे सबके कॉमन है और पेशे रोजगार ज्यादा नहीं है। इसलिए ये सारे के सारे भाई हैं, पर इनके नाम अलग अलग हैं, इनकी भाषा अलग अलग है, इतने भाई मिलते नहीं। और ये सारे के सारे एक परिवार के लोग हैं। वो परिवार के जो लोग हैं उन्हें पता ही नहीं है कि हमारे सिस्टम में हम सब एक ही काम करने वाले लोग रहे हैं। हमारे परिवार का एक ही आदमी अलग अलग काम करता था तो हमारे परिवार टूट गए। तो जब हम जाते हैं पुराने सिस्टम में, बुद्ध के सिस्टम में, तो वहां जातियां नहीं मिलती और वहां इतने रोजगार और पेशे भी नहीं है, इतने कमबंध भी नहीं है। और उससे पहले अगर हम जाते हैं बुद्ध से पहले, तो पता चलता है कि हम सारे समण हैं, और सारे समण हैं, वहां से हम जीत जाते हैं। एक ये समण शब्द ऐसा है जो जाति को जड़ से खत्म कर सकता है और कर देता है। क्योंकि जब कोई आपसे पूछेगा आप क्या हो भैया, तो आप क्या जवाब दोगे? अब आप अपना पेशा नहीं बताने वाले, क्योंकि पेशा बताओगे तो वो जात पे ले जाएगा आपको। वो पूछेगा जी पहले क्या थे, जात बताओ क्या है क्या नहीं है, उसका तो कोई अता पता है नहीं। आप उसे कहोगे हम समण हैं। अब वो पूछेगा समण क्या है, तो आप कहोगे भैया तू बता तू क्या है। वो कहेगा हम वमण है, या कहेगा कोई नाम लेगा जाति का। तो अगर वो वमण नहीं है तो आप कह दोगे भाई तू भी समण है। और अगर वो वमण का नाम लेगा तो आप कह दो भाई तू वमण है, गम है, विपरीत है, और हम समण हैं, बराबर वाले हैं और ज्यादा लोग हैं हम। तो यहां वो आपसे जाति अगर पूछता है तो जाति आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप ये कह सकते हैं कि समणों की कोई जाति नहीं होती, समणों का तो पूरा महाभारत होता है और हम सारे समण रहे हैं और हमारा संघ है। यहां ये जवाब इतना परफेक्ट जवाब है कि वमण बिल्कुल चुप हो जाता है। तो वमण कहेगा अरे समण तो हो पर कोई जाति तो होगी। तो आप पूछ सकते हो अरे वमण तो है पर कोई जाति तो होगी। तो कहेगा हमें तो कोई जाति नहीं होती। तो कह रहा भाई चंदू सिंह, अगर तेरी जाति नहीं होती तो हमारी कहां से आई, हम तो यहाँ के पुराने बासिंदे हैं, तू तो बाद में आया है। वहां फिर वो तर्क नहीं कर सकता, क्योंकि आप ये कहोगे तेरी जाति कौन सी है, तू बता। जाति का मतलब पेशा रोजगार कौन सा है, बता। क्या बताएगा? मंगता है, भिखारी है, मांगता है, ये बताएगा। इसके अलावा कुछ और उसकी पहचान है नहीं, कोई काम उसके पास है नहीं। पर आपके पास बताने के लिए बहुत कुछ है, पर बताने की जरूरत नहीं। क्यों बहस में पड़े? बात खत्म हो गई, समण है और वमण है। ये समण और वमण से हम जीत सकते हैं। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने इन सारी बातों को देखते हुए और पूरा जाति का सिस्टम बताते हुए, जाति की बारीक बताते हुए, लास्ट में ये कहा कि भाई ये तो माइंड से चलती है, ये तो मन की उपज है। पर यहां झगड़ा दो लोगों का है, एक श्रमण लोगों का है और एक ब्राह्मण लोगों का है। थोड़ा उन्होंने संस्कृत भाषा में बताया। अगर वो उसी समय ये कह देते कि श्रमण लोगों का है और वमण लोगों का है, तो आप बात जल्दी मान लेते। तो तो 70 साल का इंतजार नहीं करना पड़ता, बात जल्दी समझ में आ जाती। और जब बात जल्दी समझ में आ जाती तो काम जल्दी बन जाता। इसलिए समण संघ ने पुरानी परंपरा देखते हुए कि हमारे अंदर कोई भेदभाव नहीं था, हम एक ही साथ के लोग हैं,
वहां जाति अभ्यास को पूरी तरह से बैन किया, वर्जित किया, निषेध किया। क्योंकि जाति अभ्यास आज के समय जहर है। आज इसका जो इस्तेमाल है वो पैसे के रूप में नहीं है, आज इसका इस्तेमाल कम्मंत और काम के रूप में नहीं है, व्यवसाय के रूप में नहीं है। व्यवसाय के रूप में जो पहला सिस्टम था, अगर वो सिस्टम अभी भी चलता होता तो जितने सरकारी कर्मचारी हैं वो सरकारी कर्मचारी घोषित होते, जितने बड़े बड़े जज हैं वो जज घोषित होते, उनकी जात न्यायाधीश की होती, जो टेक्नीशियन है, कंप्यूटर है, उनकी जात इंजीनियर की घोषित होती, और हम सब लोग जितने भी काम करने वाले हैं, अलग अलग काम करने वाले, उनका हायरार्की उसी के हिसाब से बनता। पर उसके बनाने से हमें लाभ है। अगर हम पुराने सिस्टम पे अपना पेशा बताते हैं और फिर वही काम बताते हैं कि मैं कंप्यूटर ऑपरेटर हूं, मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूं, मैं टेक्नीशियन हूं, तो ये चीजें बहुत कमाल की हैं और ये गौरव की हैं। पर पुराने सिस्टम में अगर जाते हैं और पुराने काम के हिसाब से पैसा बताते हैं तो वो कोई पैसा खराब नहीं था, क्योंकि हम करते थे। वो पैसे को जो छोटा मोटा कर दिया, बड़ा कर दिया, और उसका लाभ कोई और ले रहा है और हमें आपस में लड़ा रहा है, उससे हमारी अवनति हुई, उससे हमारा संग टूट गया, उससे हम गरीब होते चले गए। इसलिए जाति का सबसे ज्यादा नुकसान इस बात का है कि आप कितनी भी मेहनत कर लो, आप कितने भी पढ़ लो, आप कितने भी विद्वान बन जाओ, आप डॉक्टर अंबेडकर बन जाओ, पर वो आपका पीछा नहीं छोड़ते, क्योंकि फायदा उन्हें है। डॉक्टर अंबेडकर की जाति अगर उन्होंने विद्वान की मान ली, और डॉक्टर अंबेडकर को अगर आपने ज्ञाता मान लिया, और डॉक्टर अंबेडकर को आपने दुनिया का सबसे बड़ा आधुनिक ज्ञाता मान लिया, तो वो तो विश्वगुरु हो जाएंगे उस समय के हिसाब से, पैसे के हिसाब से। और विश्वगुरु हो जाएंगे तो बाकी लोग तो विश्व चेले हो जाएंगे। वो क्यों विश्व चेले होना चाहेंगे? इसलिए हमें उस सिस्टम को जो उन्होंने कहा है उसको तहस नहस करके, खत्म करके, और जो हमारा अपना सिस्टम है उसको डेवलप करना है। यही काम बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने पुराने सिस्टम को पूरी तरह से डिनाई कर दिया और 22 की 22 प्रतिज्ञाएं दी, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जानते थे कि ट्रैक्टर इतना खराब हो चुका है कि अगर इसकी मरम्मत करेंगे तो पूरी जिंदगी मरम्मत में चली जाएगी और ये काम का भी नहीं है, और अब से कोई लाभ भी नहीं होने वाला है। इसके टायर ट्यूब सब गल गए हैं, इसमें जंग लग गई है, इसमें एनर्जी लगाना मूर्खता है। इसलिए उन्होंने सीधे सीधे उस ट्रैक्टर को मना कर दिया, ये ट्रैक्टर खराब है, बात खत्म करो, इसको छोड़ दो। और उन्होंने अपना फर्स्ट क्लास फराटेदार जो पूरी मशीन थी हार्वेस्टिंग की वो निकाली और कहा चढ़ जाओ इस पे, अब खेती बढ़िया होगी। तो हम हार्वेस्टिंग की जो लेटेस्ट मशीन थी जो बाबा साहब ने हमने दिया, हम उस पर चढ़ गए और रन करने लगे। पर पुराना ट्रैक्टर को वो पीछे छुड़वाने को तैयार नहीं है, क्योंकि पुराने ट्रैक्टर से उनको फायदा है और हार्वेस्टिंग मशीन से हमें फायदा है। इसलिए हमें पुराने ट्रैक्टर का जिक्र ही नहीं करना चाहिए। इसलिए जाति अभ्यास की जरूरत ही नहीं है। इसलिए जाति अभ्यास यहाँ करने नहीं देते हम, क्योंकि जाति अभ्यास करोगे तो फायदा उनको होगा और जाति अभ्यास नहीं करोगे तो फायदा हमें होगा। तो ये तय करना है कि हमें फायदा लेना है या नहीं लेना है। तो कुछ जो लोग हैं जिनको ये लगता है कि ये जाति का भी एक मुद्दा है, जिनको ये लगता है कि जाति तोड़ो, जाति छोड़ो, जाति फोड़ो, जाति फोड़ो, जाति का ऐसा कर दो, जाति का वैसा कर दो, और ये बड़ा ऊंचा काम है और इसको करो और इसको करना चाहिए, और वो इसके लिए कई कई चीजें बताते हैं, पर उससे फायदा नहीं है, उससे नुकसान है। क्योंकि आप जितना उसका जिक्र करोगे, जितना तोड़ोगे, जितना फोड़ोगे, वो एक ऐसा फिनोमिना है कि वो बीज का बीज जितना तोड़ोगे उतने बीज बन जाते हैं और उतना वो पैदा हो जाते हैं। पर उन लोगों ने पीछा नहीं छोड़ा। उन लोगों ने हमारे लोगों को जाति पे गर्व करना सिखा दिया, जाति पे गौरव करना सिखा दिया, जाति के मेले लगवाने शुरू कर दिए, जाति के उत्सव हो गए, जाति के नेता पैदा कर दिए, जाति के दलाल पैदा कर दिए। उनको बेचारों को ये पता ही नहीं कि जाति क्या सिस्टम है, क्या नहीं है, क्या नहीं है। बस उनको लगता है कि 1000-2000 की भीड़ हो गई इकट्ठी, जयकारा हो गया, और फिर उनको कहीं छोटा मोटा काउंसलर का, कहीं एमएलए का, कहीं पार्टी में किसी नाम वाम का टिकट विकट मिल जाता है, कुर्ता सफेद मिल जाता है, वो कलफ वाला नीचे पतलू मिल जाती है, सफेद रंग का जूता मिल जाता है, एक पटका मिल जाता है, एक गाड़ी में 2 लीटर पेट्रोल मिल जाता है, पीने के लिए गले में डालने के लिए 100 ग्राम उनका अपना पेट्रोल मिल जाता है। वो उसी में खुश है, उसी में ठाट आ गया। कहाँ सपना भी नहीं देखा था कि कहीं ऐसा होगा। पर उनको पता नहीं है कि उन्होंने अपने समाज को कहाँ फेंक दिया। जो चीज बाबा साहब ने दफन कर दी थी, जो चीज पूरी खत्म हो चुकी थी, उसको दोबारा से जिंदा कर रहे हैं। पर समर संघ जिंदा नहीं होने देगा, क्योंकि जैसे जैसे हम प्रचार में आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे इस जानकारी में आगे बढ़ेंगे, और जैसे जैसे हम ये बताएंगे कि ये कैसे बनी थी, इसका क्या सिस्टम था, इसका क्या काम था,
इसका अब इसकी कितनी आवश्यकता है, कितनी नहीं है, क्यों है, और बिना डरे खुल के इस पर जिक्र करेंगे, तो इसका अभ्यास तो नहीं करेंगे पर इसकी जानकारी देंगे, तो ये जानकारी देते देते सबको समझ में आ जाएगा कि ये अब काम की नहीं है, ये उस समय उनके काम की हो सकती थी, अब बिल्कुल बेकार है। अब जो सिस्टम हमारा है, जो सिस्टम बाबा साहब ने दिया है, वो सबसे बेस्ट है। और वो सिस्टम ये है कि हमारा समण संहति, यानी जिसको श्रवण संहति कहा था, वो श्रवण संहति और जो समण संहति है, समण संस्कृति है, उसको हमें डेवलप करना है। और उस पुरानी संहति में कहीं ये बीमारी थी नहीं, कीड़े थी नहीं, तो पुरानी चीज अगर हम लेंगे वो साफ सुथरी मिलेगी हमें, तो फिर हम आपस में बहुत तेजी से आगे बढ़ते चले जाएंगे, ये काम हमारा होता चला जाएगा। पर जाति का लाभ लेना मत छोड़ना भाई, ये मैं आपको फिर बता देता हूं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जाति का अभ्यास अगर नहीं करना है तो सर्टिफिकेट जो दिया है उस पर हमें कोई चीज लेनी भी नहीं है। ऐसा नहीं है। उसका कारण बताता हूं क्या है। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी तरफ से जाति खत्म कर दी थी और उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरल मांगा था। सेपरेट इलेक्टोरल मिल गया हमको। सेपरेट इलेक्टोरल में जाति नहीं पूछी जाती थी। सेपरेट इलेक्टोरल में कास्ट का कोई पर्चा नहीं लगता था। सेपरेट इलेक्टोरल में पहले या उस समय उससे पहले कहीं कोई कास्ट का सर्टिफिकेट नहीं बनता था। तो सेपरेट इलेक्टोरल लेने से हमारी कास्ट जड़ से खत्म हो गई और हम सारे के सारे समण हो गए थे, सब के सब। पर वो लोग भी तेज हैं, उनको भी पता है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहां तीर मारा है और निशाना कहां है। सेपरेट इलेक्टोरल से हम अपने लोगों को चुनते, उसमें हमारा कास्ट फैक्टर नहीं आता। उसमें क्या आता है कि जो शेड्यूल कास्ट के लिए वेलफेयर का अच्छा काम करेगा उसको लोग चुनेंगे, उसमें वमन लोगों की भागीदारी नहीं होगी। तो जो अच्छा काम करेगा आएगा। तो उसमें कोई ये नहीं कह सकता था कि मेरा कास्ट ऐसा है, मेरा कास्ट वैसा, मेरा कास्ट वैसा है। अगर लड़ते तो कास्ट के बीच में विधिन लड़ते, पर जो सबसे बेस्ट काम करता लोग उसकी तरफ चले जाते। पर क्या हुआ, जब सेपरेट इलेक्टोरल को बाबा साहब को धमका के, बाबा साहब को मजबूर कर ब्लैकमेल करके, उनको जान का खतरा दिखा के, उनको घुटनों पे लाके, और जब ये साइन कराया गया कि सेपरेट इलेक्टोरल नहीं मिलेगा, उसके बदले में आप चाहो तो अपने लोगों के लिए सुविधा ले लो, तब ये रिजर्वेशन की जो अपॉर्चुनिटी है ये हमको मिली। और ये 3 जगह से हमको मिली, एक एजुकेशन में, एक गवर्नमेंट जॉब में, और एक ये एमपी एमएलए बनने के लिए लेजिस्लेटिव में। तो यहाँ ये जब हमको मिली तो इसके लिए हमें सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता था, क्योंकि आप अगर लेजिस्लेटिव में जाओगे या आप असेंबली में जाओगे तो आपको एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि मैं शेड्यूल कास्ट के इस रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल हूं और ये मेरा सर्टिफिकेट है। वैसे ही एजुकेशन में, रिजर्वेशन में, और वैसे ही गवर्नमेंट की सर्विसेज में अगर ये कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवाओगे तो ये आपको जो अवेलेबिलिटी है वो नहीं मिलेगी, आप अवेल नहीं कर सकते। और इसके लिए आपको कास्ट सिस्टम बनवाने के लिए कास्ट बतानी पड़ेगी, और कास्ट आपने बनाई नहीं, कास्ट आप छोड़ना चाहते हैं, कास्ट का उपयोग नहीं करना चाहते, कास्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, समर्थन कहता है कास्ट का अभ्यास नहीं, जाति का अभ्यास नहीं, तो कैसे बनवाए, हम तो समर संघी हैं। पर वहां आप सर्टिफिकेट बनवाइए और सर्टिफिकेट बनवा के लाभ लीजिए, पर उसका अभ्यास मत कीजिए। सर्टिफिकेट लीजिए, उसका फायदा उठाइए, उसको बंद करके भूल जाइए, क्योंकि ये हमारी मजबूरी है। ये उन लोगों ने कास्ट को जिंदा रखने के लिए ये लॉलीपॉप हमको दे रखा है। हालांकि अब नौकरियां नहीं है, अब कहीं कोई फायदा नहीं है, पर फिर भी जितना मिलता है इस पर झगड़ा भी लगा। फिर इसमें ओबीसी ने भी अपनी कास्ट बनवाई, उनकी भी कास्ट सिस्टम डेवलप हुआ, वहां भी कास्ट सिस्टम मजबूत हुआ। पर ये अब लास्ट फेज में है, ये खत्म होने वाला है। ये इसलिए खत्म होने वाला है कि अब इसका लोग समझ गए हैं कि फायदा ले लो पर इसका जिक्र मत करो और एक हो जाओ। तो एक होने का काम बहुत तेजी से चल रहा है, और जब सारे एक हो जाएंगे फिर आप जिसको चाहो आरक्षण देना, जिसको चाहो आरक्षण मत देना, क्योंकि जिसकी जितनी संख्या भारी, संविधान देता है उसको उतनी हिस्सेदारी। और वो हिस्सेदारी ऐसी होती है कि आप जो कानून बनाना चाहें वो बना सकते हैं। आप चाहें तो ईवीएस कोटा खत्म कर सकते हैं, आप चाहें तो वमनों को कोटा दे सकते हैं, आप चाहें तो वमनों का कोटा छीन सकते हैं, आप चाहें तो ये कह सकते हैं कि वमनों ने बहुत राज किया है, इनकी परसेंटेज तो 80% जॉब में है ही, अब इन्हें 100 साल तक नौकरी की आवश्यकता नहीं है, ये नियम भी पास कर सकते हैं। क्योंकि जिसकी जितनी संख्या भारी है वो जो चाहे वो नियम भारत में पास कर सकता है, लोकतंत्र में पास कर सकता है, पर करेगा वही जो संघ में रहेगा, जिसके पीछे संघ खड़ा होगा, जो इकट्ठे होंगे। अदरवाइज तो ये सारी बातें सपना ही होती हैं।
इसलिए यहां हम जब कहते हैं कि जाति अभ्यास कभी नहीं, तो उसका सबसे मूल कारण है कि जातियों का अगर अभ्यास करोगे आप तो फिर उन्हीं के चंगुल में फंस जाओगे, और जाति का अभ्यास अगर आप नहीं करोगे तो आप किसी भी हालत में उनके चंगुल में नहीं फंसोगे। इसलिए बार 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 हम इस पर जोर देते हैं, पर इसका जिक्र नहीं करने देते, सिर्फ इसकी जानकारी देते हैं। अगर मेरी कोई बात यहां आपको खराब लगी हो तो मैं संघ से माफी चाहता हूं। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि।